Welcome children. Today I am going to teach you 11th chapter of your SST, the Iron Age civilization. Iron was discovered around 1200 BC, and after that there is tremendous development seen in the society. बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट सोसाइटी में देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि आयरन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गर मेटल है, एंड फॉर दैट पीपल कैन मेक स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स. ये सारे जो स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स बने, उससे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान हुआ, जिसके एविडेंस हमें काफ़ी मिलते हैं. हमें जो एविडेंस मिले हैं उसमें आपको ग्रीक सिविलाइजेशन है, इसके अलावा जो हमारा रोम का सिविलाइजेशन है, ईरानियन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन इसके प्रूफ हैं. और सबसे बड़ी प्रूफ हमारे इंडिया के वैदिक सिविलाइजेशन है, जो बताते हैं कि वह आयरन के डिस्कवरी के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी में. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टडी अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक. सो रिलीजन, सो दे वर्शिप मेनी गॉड. बहुत सारे गॉड की पूजा करते थे, गॉडेस की पूजा करते थे, बट ज्यूज वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड ऑफ द सिविलाइजेशन. ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था, शिप बिल्डिंग या फिर ट्रेडिंग या पॉटरी मेकिंग था. इन्वेंशन जहाँ तक की बात है, तो इन्वेंशन में उन्होंने जो है सरकमफ्रेंस, जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, पहली बार उन्होंने इसे कैलकुलेट किया था. एंड मैप, जो वर्ल्ड मैप बना है, वर्ल्ड मैप इज ऑल्सो मेड बाय फर्स्ट टाइम बाय दिस सिविलाइजेशन, मीन्स ग्रीक सिविलाइजेशन. एंड ओलंपिक गेम की भी शुरुआत यहीं से हुई थी. सेकेंड हमारा है रोमन सिविलाइजेशन. दे वर्शिप गॉड एंड गॉडेस बोथ. देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे. जो गॉडेस थी वे वेस्टा और वेनस थी. जो गॉड थे वो जुपिटर, मार्स, जूनो एंड मर्क्यूरी थे. इन गॉड की पूजा ये लोग करते थे. एंड एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग एंड फाइटिंग, यानी दे वर वॉरियर्स, वो वॉरियर्स थे. दीज आर सम ऑक्यूपेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. इसके अलावा इन्होंने जो इन्वेंशन किया वो कंक्रीट का वाटर सिस्टम था, रोड, लैटिन जो नेम हम डिफरेंट चीज़ के पढ़ते हैं वो, और रोमन जो लॉ है, जैसे कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था हम्मुराबी कोड, उसी तरह से यहाँ इन्होंने रोमन लॉ को डेवलप किया था. सो ईरानियन सिविलाइजेशन, इंद्र, वायु, मित्र एंड ज़ोरास्ट्रियन जो था यहाँ का को धर्म जो है वो यहाँ डेवलप हुआ था. इसके अलावा जो एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग के अलावा कुछ क्राफ्ट्स भी थे जो ऑक्यूपेशन के तौर पे अपनाए जाते थे यहाँ पे. एंड दैट वेयर द पॉटरी, मेटल वर्क्स एंड जेम्स कटिंग. एंड इन्वेंशन जो था वो अरामाइक लिपि जो है, आगे हम पढ़ेंगे, अशोका ने भी इसका यूज किया है. तो ये यहाँ पे शुरू हुआ था. डेकोरेशन, जो पैलेस का हम डेकोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्बल, स्टोन्स, सिल्वर एंड गोल्ड. इट वॉज स्टार्टेड बाय द ईरान. वो ईरान के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था. आयरन, आइवरी, और आइवरी हाथी दांत कहते हैं, इवोनी, इसके साथ जो है पैलेस को डेकोरेट किया जाता था. तो ये तो हो गए वर्ल्ड के अलग अलग सिविलाइजेशन जिनके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन जो इंडिया में डेवलप हुआ था. तो ये वैदिक सिविलाइजेशन क्या है? एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये दूसरा सिविलाइजेशन था हमारे यहाँ जो डेवलप हुआ था, बट ये जो था वो रूरल सिविलाइजेशन था. एंड इसे वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये इस एज के जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली वो सारे या तो वेद से मिलते हैं, या पुराण, या फिर अरण्यक उपनिषद से मिलते हैं. और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दौरान वेद की रचना हुई ये वही एज है. तो इस एज को दो भागों में बांटा गया है. एक्चुअली वेद का क्या मतलब होता है? वेद मीन्स नॉलेज, यानी वेद वो चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति के लिए ज्ञान रखा हुआ, भरा हुआ है. Everyone can take knowledge from the Vedas. Lesson is divided into two category. दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. अर्ली वैदिक को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं बिकॉज ऋग वेद इज रिटन इन दिस पीरियड. एंड लेटर वैदिक को हम इपिक एज कहते हैं क्योंकि जो लॉन्गेस्ट इपिक थे लाइक रामायणा एंड महाभारता वर रिटन इन दैट फेज, इस पेज में लिखा गया था.
सो इस चैप्टर में अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द वैदिक पीरियड। इसमें हम बाइफरकेट करके थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे कि लेटर वैदिक में और अर्ली वैदिक में क्या डिफरेंसेस थे, बट कॉम्बिनेशन के साथ। तो पॉलिटिकल कंडीशन की जहाँ तक बात है, तो इन अर्ली वैदिक पीरियड्स देवर किंग तो थे, बट नो किंगडम, नो आर्मी, नो टैक्स कलेक्शन। इट मीन्स किंग विदाउट किंगडम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि राजा थे अर्ली में, लेकिन वहाँ पे कोई न राज्य था, न ही राज्य के कर्मचारी थे, ना ही सेना थी, ना ही वहाँ राजा कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता था। बट इन लेटर वैदिक पीरियड देयर वर सो मेनी स्मॉल किंगडम एंड लार्ज किंगडम प्रेजेंट। बहुत सारे स्मॉल और लार्ज किंगडम मौजूद थे। स्मॉल किंगडम्स के जो हेड होते थे दे वर नोन एज राजा, एंड जो लार्ज किंगडम थे एक्चुअली वो राष्ट्र के तौर पे, और जो ये राष्ट्र के हेड होते थे दे वर नोन एज सम्राट, वो सम्राट के रूप में जाने जाते थे। एंड दे वेर असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा असिस्ट किए जाते थे। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होते थे दे वेर सेनानी, पुरोहित एंड ग्रामणी, जो हेड ऑफ द विलेजेस कह सकते हैं आप उसको। देयर वर 2 असेंबली, उस समय में 2 असेंबली, हालांकि 3 असेंबली की भी चर्चा हुई है, सभा, समिति एंड विदथ की, बट सभा और समिति जो थे वो इम्पोर्टेंट असेंबली थे। बट सभा इज अ स्मॉल असेंबली इन विच एल्डर्स, विलेज एल्डर्स ओनली पार्टिसिपेट। सभा जो थी एक छोटी असेंबली थी जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। बट समिति इज अ लार्ज असेंबली वेयर पॉलिसी कैन बी मेड। राजा धीरे धीरे अब पावरफुल हो रहा था। जो अर्ली वैदिक पीरियड में राजा के पास में ना तो राज्य था, ना ही सेना थी, बट इन लेटर वैदिक पीरियड किंग स्टार्टेड गेनिंग देयर पावर। जैसे जैसे राजा के पावर बढ़ते गए, सभा और समिति की महत्व वो कम होती चली गई और किंग की महत्व बढ़ती चली गई, जिसको हम अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन। सोसाइटी जो था वो फैमिली पे बेस्ड था, जो स्मॉलेस्ट यूनिट फैमिली ही थी, और उसके अलावा जो उसके हेड होते थे दे वर नोन एज गृहपति, उसको गृहपति कहा जाता था। हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज गृहपति। और वुमेन जो कंडीशन जो था वुमेन का, दैट वाज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा था। इवन lots of hymns of Vedas were written by the ladies like घोषा, लोपामुद्रा एंड कह सकते हैं अपाला। बहुत सारे लेडीज थी जिन्होंने ऋग्वेदिक के मंत्रों की रचनाएं की थी। एंड द इसेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ इज इसेंशियल इन एवरी रिलीजियस सेरेमनी। किसी भी सेरेमनी में वाइफ का प्रेजेंस काफ़ी महत्व रखता था इस समय में। लेटर वैदिक पीरियड आते आते तक जो है आपके लेडीज़ की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम क्या है? इट इज़ कास्ट सिस्टम। जनरली at that time it is divided for the efficient job, efficient वर्किंग के आधार पे आसानी से वर्क हो सके, इसके आधार पे उन्होंने समाज को 4 भागों में विभक्त किया था, 4 कांड्स में। दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य और शूद्र। 4 भागों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के रूप में। ब्राह्मण लुक आफ्टर द रिलीजियस वर्क, क्षत्रिय protect the people from internal and external harm, वैश्य were the craftsman and farmer, where the Sudras were the servant of all 3 classes। ये तीनों जॉब के आधार पे था इनका, और जॉब भी जो था वो उनके कैपेसिटी के आधार पे दिया गया था। जैसे जिन ब्राह्मण थे जिनको पठन पाठन में पढ़ने लिखने में मन लगा वो ब्राह्मण कहलाए। जिनके पास पावर थी, जिनमें शक्ति थी ज़्यादा, वो प्रोटेक्शन का वर्क किया। जिनके पास में कल्टीवेशन या क्राफ्ट्स के नॉलेज थे वो वैश्य कहलाए, और जिनके पास में इस तरह के नई नॉलेज थे तो उन्होंने सबको सर्व करना शुरू किया। लेटर वैदिक पीरियड आते आते तक जो ये वर्ण सिस्टम था दैट वाज वेरी रिगिड। नाउ नो वन कैन चेंज देयर कास्ट, नो वन कैन चेंज देयर जॉब। कोई भी चेंज नहीं कर सकता था अपना कास्ट, ना कोई अपना जॉब चेंज कर सकता था। अब दूसरा चीज़ एक और आता है आश्रम सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग के लाइफ को भी 4 भागों में बांट दिया गया था।
पहला भाग जो था 25 ईयर, हर भाग जो था 25 ईयर का था, जिसमें फर्स्ट 25 ईयर इज़ फॉर द ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला जो 25 ईयर था वो ब्रह्मचर्य के लिए था, जिसमें लोग जो थे वो आपको रहते थे गुरुकुल में, शिक्षा लेते थे, जिसमें वो शिक्षा धर्म की शिक्षा लेते थे, लाइफ कैसे जिए, हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, उसकी शिक्षा लेते थे। उसके बाद का जो सेकंड फीज आता था, सेकंड 25 ईयर, दैट इज़ फॉर द गृहस्थ आश्रम। दूसरा जो था वो गृहस्थ आश्रम के लिए था, इन विच पीपल गेट मैरिड एंड जस्ट डू फॉर देयर लाइवलीहुड। वो शादी करते थे और जीवन यापन के लिए जो भी होता था वो करते थे। एंड थर्ड 25th ईयर फॉर द वानप्रस्थ, ये वानप्रस्थ के लिए था, जिसमें वो अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देते थे अपने फैमिली से, और ये फैमिली डिटैचमेंट जो है वो स्टार्ट होता था घर छोड़ के वन को जाने के लिए, यानी वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाते थे, वहाँ वो मेडिटेशन करते थे और अपने आप को जो है गॉड के चरणों में डालने की कोशिश करते थे। एंड जो लास्ट 25th ईयर था, दैट इज़ फॉर कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑल थिंग्स ऑफ लाइफ। पूरी डिटैचमेंट हो जाती थी यहाँ, अपने परिवार से, किसी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था इंसान का। एंड इन दैट फेज ओनली दे डू प्रीचिंग, वो सिर्फ उपदेश दिया करते थे, घूमते थे फिरते थे, उपदेश देते थे, प्रभु के काम में लगे रहते थे। सो दीज आर द 4 आश्रम। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्यूपेशन। इसके बाद हम ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन क्या था। तो इस समय का मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर ही था। हमारे इंडिया का जो अभी भी बैकबोन है वो एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा जो है एनिमल टैमिंग यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम। व्यापार जो थे, ट्रेड वाज आल्सो फ्लोरिश्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, अंदरूनी ट्रेड था और बाहरी, दोनों तरह के ट्रेड इस समय में जो है फ्लोरिश थे। वेबिंग, कारपेंट्री या फिर क्राफ्ट जो है, पॉटरी मेकिंग, ये सारे वर्क उस समय में किए जाते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम यूज होता था, जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू था उस समय का। कौन? तो काउ। नेक्स्ट इज रिलीजन। रिलीजन जो तो पहले नेचर गॉड की पूजा करते थे, नाउ जो नेचर गॉड थे वो स्टैचू में यानी कि ह्यूमन फिगर में आ गए थे, मानव के रूप में प्रेजेंट हो गए थे, जिसमें इंद्र की सबसे ज़्यादा महत्ता थी इस समय में। उन्हें गॉड ऑफ थंडर कहा जाता था। इसके अलावा वायु, पृथ्वी और अग्नि, सूर्य, ये सारे गॉड की पूजा की जाती थी। बट धीरे धीरे आगे चल करके ये जो अलग अलग छोटे छोटे देवता थे, उनको छोड़ करके अब लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की यानी शिव की पूजा करना शुरू कर दिए। बाद में फिर राम एंड कृष्ण भी आए। ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी युग में शुरू होता है। अचीवमेंट के तौर पे देखें तो इस युग में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हमको नज़र आता है। लिटरेचर के तौर पे ग्रामर की रचना हुई, साइंस के क्षेत्र में भी बहुत सारे यूज हुए, बहुत सारे टूल्स, वेपन्स बनाए गए आयरन के आ जाने के बाद। इन द वी सी अ ट्रेमेंडस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल, रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्यूब रूट, इन सारे को, अलजेब्रा, ये सब जोड़ा गया था मैथमेटिक्स में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यंस वॉज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो था उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड दे नो अबाउट द स्पेस अ लॉट, बहुत ज़्यादा जानते थे स्पेस के बारे में। दे नो अबाउट द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो ये इसके बारे में जानते थे। लूनर एंड सोलर के इक्लिप्स के बारे में भी वो जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो मूवमेंट था आपका सन का, वो सब जानते थे। इंटरटेनमेंट के साधन, इंटरटेनमेंट के क्या साधन थे? तो इंटरटेनमेंट के तौर पे वो लोग चौसर खेला करते थे उस समय में। और जो हनी पीने के तौर पे हनी का यूज करते थे। सुरा एंड सोम का रस का यूज भी उस समय में किया जाता था। दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। इसमें ड्रम, फ्लूट्स, हार्प का यूज किया जाता था। चौसर खेलने के अलावा वो डांसिंग एंड म्यूजिक को भी इंटरटेनमेंट के तौर पे यूज करते थे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन था वो काफ़ी एडवांस एंड डेवलप था। Thanks for today.
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।